अब सीपीसी का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 31 एंड 32 एंड ऑर्डर 16 एंड 16A। तो सबसे पहले सेक्शन 31 देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो सेक्शन 31 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27, 28 and 29 are also applicable to summons to give evidence or to produce document or other material object। यानी बस ये कह रहा है कि जो सेक्शन 31 है वो ये कह रहा है कि जो सेक्शन 27 है, 28 है और 29 है जो सम्मन की बात करता है, ये सारे सेक्शन के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे जब सम्मन किसको इशू होंगे, जब सम्मन किसी पर्सन को इशू होंगे टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो अगर कोर्ट किसी को सम्मन भेज रहा है कि भाई आप आओ और एविडेंस दो कोर्ट में, या कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो कोर्ट में, या कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करो कोर्ट में, तो जब अगर कोर्ट इस तरह का सम्मन किसी को भेज रहा है एविडेंस देने के लिए या कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस सम्मन के ऊपर सेक्शन 27, 28 और 29 एप्लीकेबल होगा। यानी 27 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सम्मन पे जुडिशियल ऑफिसर के साइन होंगे और उस पर जो सील है कोर्ट की वो लगेगी। 28 बात करता है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सम्मन भेजना है तो जज साहब दूसरी स्टेट के कोर्ट को सम्मन भेज सकते हैं फर्दर सर्विस करने के लिए। और 29 बोलता है कि अगर कोई ऐसा कोर्ट है जहाँ पे सीपीसी अवेलेबल नहीं होता, या कोई फॉरेन का कोर्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से एस्टेब्लिश है या कंटिन्यू हो रहा है, तो वो अगर लोग यहाँ इंडिया में किसी कोर्ट को जो जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल होता है उसको अगर सम्मन देते हैं, तो फिर वहाँ यहाँ वाला कोर्ट आगे फर्दर सम्मन को सर्व करेगा। तो ये सम्मन के बारे में बात कर रहे हैं तीनों सेक्शन 27, 28 एंड 29। 27, 28 एंड 29। 28 बात करता है दूसरी स्टेट में अगर सम्मन सर्व करने हैं। 29 करता है सर्विस ऑफ फोर्स सम्मन बाय इंडियन कोर्ट। तो बस सेक्शन 31 यही कह रहा है कि जो 27, 28, 29 में जो सम्मन के प्रोविज़न दे रखे हैं वो एप्लीकेबल होंगे जब जज साहब किसी पर्सन को सम्मन भेजेंगे टू गिव एविडेंस और टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 32। सेक्शन 32 कहता है कि अगर मान लो सपोज करो व्हेन ए सम्मन इज इशूड टू ए पर्सन, तो ही इज बाउंड टू कंप्लाई विद द सम्मन, अदरवाइज कोर्ट में कंपेल हिज अटेंडेंस बाय फॉलोइंग वेज। तो सेक्शन 32 बस ये कहता है कि अगर कोर्ट ने किसी को सम्मन भेजा है तो उसको कंप्लाई करना चाहिए सम्मन को, यानी आना चाहिए कोर्ट में। और अगर वो नहीं आता तो कोर्ट उस पर्सन की अटेंडेंस के लिए ये तरीके अपना सकता है। तो क्या तरीके अपना सकता है कोर्ट? अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर सकता है, उसके ऊपर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है, और उसको सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए बोल सकता है उसकी अपीयरेंस के लिए। और अगर वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता तो उसको सिविल प्रिजन में डाल सकता है। नाउ सेक्शन ऑर्डर 16 है वो बात करता है समनिंग टू विटनेस। यानी अगर विटनेस को समन भेजने हैं तो ऑर्डर 16 बात करता है स्पेसिफिकली समन टू विटनेस की। ठीक है। और ऑर्डर 16A जो है वो बात करता है समन टू विटनेसेस हु इज डिटेन्ड इन प्रिजन और कन्फाइंड इन प्रिजन। तो 16 भी बात करता है समन टू विटनेस, और 16A भी बात करता है समन टू विटनेस। बट 16A में वो विटनेस हैं जो प्रिजन में कैद हैं, जेल में कैद हैं, या डिटेन है। तो देख लेते हैं, पहले ऑर्डर 16 देख लेते हैं। ऑन or before the date fixed by the court and not later than 15 days from the date of settlement of issue, the party to the suit must present in the court a list of witnesses whom they propose to call, either to give evidence or to produce document, and also obtain summon to such person for their attendance in the court. Such summon are to be issued within 5 days of presenting the list of witnesses। तो बस यही बात कर रहा है कि जिस दिन कोर्ट ने फिक्स किया है, उस दिन या उस दिन से पहले, बट नॉट लेटर देन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ इशू। यानी जिस दिन कोर्ट कोई डेट फिक्स कर रहा है उस दिन या उससे पहले, या और मैक्सिमम
जिस दिन कोर्ट ने सेटलमेंट इशू सेटल किए हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर दोनों पार्टी को अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस कोर्ट में सबमिट करनी है। और वो विटनेस की लिस्ट में क्या होगा, या तो उन विटनेस को पार्टी एविडेंस के लिए बुलाना चाहती है या कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाना चाहती है। और प्लस में पार्टी उनको उनके अटेंडेंस के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगी समन भेजने की। और कोर्ट भी जैसी लिस्ट ऑफ विटनेस सबमिट होगी, कोर्ट 5 दिन के अंदर अंदर उन लोगों को समन इशू कर देगा, ठीक है, जिनको पार्टी बुलाना चाहती है। बट समन इशू करने से पहले कोर्ट ये इशू करेगा कि उन लोगों के आने जाने का खर्चा वो पार्टी जो पार्टी विटनेस को बुलाना चाहती है उस पार्टी ने कोर्ट में जमा किया है या नहीं किया। और अगर पार्टी किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहती है तो कोर्ट ये इशू करेगा कि उस पार्टी ने आने जाने के खर्चे के साथ में जो एक्सपर्ट है उसकी रीजनेबल फीस भी कोर्ट में सबमिट की है कि नहीं करी है। और बाद में अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टी ने जो खर्चा आने जाने का खर्चा या एक्सपर्ट की फीस सबमिट करी थी वो कम है, तो बाद में कोर्ट उसको पार्टी को बोल सकता है और फीस देने के लिए। और अगर पार्टी अगर वो और फीस नहीं देती तो कोर्ट फिर फॉलोइंग वे से फीस ये जो विटनेस आए हैं इनकी फीस रिकवर कर सकता है फ्रॉम द पार्टी। कैसे कर सकता है, तो कोर्ट उनकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच एंड सेल करके, मूवेबल प्रॉपर्टी को नॉट इमूवेबल, तो कोर्ट पार्टी की मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है और सेल कर सकता है। और जो विटनेस के आने जाने का खर्चा है उसको पे कर सकता है। कोर्ट साथ साथ ये भी बोल सकता है जो विटनेस के लिए आया है तो कोर्ट उसको बोल सकता है कि आप बिना एविडेंस दिए आप चले जाइए वापस, यानी कोर्ट में डिस्चार्ज द पर्सन समन्ड विदाउट रिक्वायरिंग हिम टू गिव द एविडेंस। मतलब सॉरी, कोर्ट नॉर्मली अगर कोई आ गया एविडेंस देने तो कोर्ट एज ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये तो नहीं कहेगा कोर्ट कि भाई अब आप आ गए तो अब से अब हाँ एविडेंस नहीं लेंगे आप चले जाओ, ऐसा तो नहीं करेगा कोर्ट ऑब्वियसली। लेकिन अगर वो नहीं आया है पर्सन तो कोर्ट उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है कि ठीक है आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर पार्टी ने विटनेस को बुलाना है तो खर्चा जमा कराएगी, और खर्चा अगर नहीं जमा कराती या खर्चा कम जमा कराती है और बाद में कोर्ट खर्चा सबमिट करने के लिए बोलता है और पार्टी खर्चा सबमिट नहीं करती तो कोर्ट उसकी पार्टी की मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल अटैच करता है और जो विटनेस है उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है। और दोनों काम भी कर सकता है कि पार्टी की मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच एंड सेल करके जो पैसा जो फीस बनती है वो रिकवर कर ली। और साथ में उस पर्सन को विटनेस को बोल दिया कि भाई आपकी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, ये बोल सकता है कोर्ट को लगता है तो। Now next है every summon issued by the court must specify the time and place where the person is required to attend। अब जब भी सम्मन भेजेगा कोर्ट तो डेट एंड प्लेस एंड टाइम लिखेगा कि किस दिन आपको आना है और कहाँ पे आना है, ठीक है। और साथ में सम्मन में ये भी लिखा जाएगा कि आपको एविडेंस के लिए देने के लिए आना है या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आना है या किस पर्पज़ के लिए आना है, दोनों पर्पज़ के लिए आना है, ठीक है। और अगर सम्मन में लिखा है कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का आना है तो पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है, डॉक्यूमेंट किसी और के हाथ भी भिजवाई जा सकती हैं। और अगर वो पर्सन जो विटनेस है वो अगर जिसको कोर्ट बुला रहा है सम्मन की अगर वो एक्चुअली प्रेजेंट है और उसके पोसेशन में उस समय कोई डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकता है कि आप ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करो या फिर आप कोर्ट में एविडेंस दो। और अगर कोर्ट ने किसी को विटनेस के लिए या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया है और वो एविडेंस या प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट मटेरियल है लेकिन वो पर्सन विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज कोर्ट में नहीं आता या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता या जानबूझ के जो सम्मन है उसको अवॉइड करता है तो कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है। और वो प्रोक्लेमेशन उसके घर के कॉन्स्पिशियस पार्ट पे टंगवा सकता है और उस प्रोक्लेमेशन में लिखा होता है कि आपको इस जगह और इस टाइम पे आना है।
और कोर्ट प्रोक्लेमेशन ना लिखवा के उसके अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकता है, या प्रोक्लेमेशन अगर कोर्ट ने इशू करी है तो प्रोक्लेमेशन के बाद भी कोर्ट, या प्रोक्लेमेशन के साथ साथ कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है उस पर्सन के, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, अगर कोई विटनेस नहीं आता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं आता और वो मटेरियल है, तो कोर्ट उसके प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, साथ साथ अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की ऑर्डर भी दे सकता है। लेकिन जो स्मॉल कोर्ट कोर्ट है वो अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है, तो नॉर्मल कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन स्मॉल कोर्ट कोर्ट अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑर्डर पास नहीं कर सकता। और अगर कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली है, जो विटनेस नहीं आया था विटनेस देने के लिए, एविडेंस देने के लिए, और कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी अगर अटैच कर ली है, तो अगर वो कोर्ट में आ जाता है और ये प्रूव कर देता है कि सर उसको सम्मन मिले ही नहीं थे, या फिर वो उसने इंटेंशनली जानबूझ के अवॉइड नहीं करी थी सर्विस, या फिर उसके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज है इसलिए वो नहीं आ पाया। ठीक है, तो या उसको प्रोक्लेमेशन का नोटिस नहीं मिला था, तो अगर वो जज सबको कन्विंस कर देता है तो जज साहब कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को जो अटैच हुई है रिलीज़ कर सकते हैं, और साथ में जो अटैचमेंट की कॉस्ट है उसको पे करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर वो आता ही नहीं है, या आता है बट कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो कि भाई वो उसने लॉफुल या मतलब कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता कि उसके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ था नहीं आने का, तो कोर्ट उसके ऊपर फाइन भी लगा सकता है 500 रुपये तक का। और साथ में कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को ऑर्डर कर सकता है अटैचमेंट एंड सेल के टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ सच अटैचमेंट एंड फाइन। तो कोर्ट अगर पर्सन आता है, या तो आता ही नहीं आता है, तो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता कि उसके पास कोई फुल एक्सक्यूज था नहीं आने का, तो कोर्ट उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है, और 500 रुपये प्लस में कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट रिकवर करने के लिए कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। लेकिन अगर वो पर्सन खुद कॉस्ट जमा करा दे, कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट जो लगी है वो जमा करा दे, और साथ में जो फाइन है 500 रुपये तक का वो जमा करा दे, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज भी कर सकता है। अच्छा, अगर किसी पार्टी ने किसी को एज ए विटनेस नहीं बुलाया, लेकिन कोर्ट को लगता है कि उसको किसी पर्सन को एज ए विटनेस बुलाना चाहिए, तो कोर्ट किसी को पर्सन को भी, या किसी भी जो पार्टी सूट की उनमें से भी किसी को भी एज ए विटनेस बुला सकती है टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब अगर कोर्ट ने किसी को एज ए विटनेस बुलाया है तो उस विटनेस को हर हियरिंग पे जाना है, अनलेस अदरवाइज कोर्ट डायरेक्ट अदरवाइज। ठीक है, और अगर किसी को एज ए विटनेस बुलाया है कोर्ट ने, तो कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट उस विटनेस से उसकी पर्सनल अटेंडेंस के लिए सिक्योरिटी भी फिलअप करा सकते हैं, और अगर वो सिक्योरिटी नहीं भरता है तो कोर्ट उसको सिविल प्रिजन में डिटेन करने के लिए भेजता है। ठीक है, तो देख लो। उसके बाद है, अगर कोई पार्टी कोर्ट में प्रेजेंट है और कोर्ट उसको बोलता है कि आप एविडेंस प्रोड्यूस करो जो आपके पोसेशन में है, या फिर आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो जो आपके पोसेशन में, लेकिन फिर भी वो पार्टी नहीं करती, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एविडेंस नहीं करती जो उसके पोसेशन में है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट जजमेंट पास कर सकता है। और लास्टली है, अगर कोर्ट को किसी को एज ए विटनेस बुलाना है, पर्सनली इन पर्सन बुलाना है टू गिव एविडेंस, तो कोर्ट ये जब भी कर सकता है जब वो पर्सन उसकी जुरिस्डिक्शन में रहता हो, या उसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के 100 किलोमीटर के अंदर अंदर रहता हो, या फिर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के 500 किलोमीटर के अंदर भी रहता हो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करता हो फॉर 5th 6th ऑफ
अब ऑर्डर 16A पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अटेंडेंस ऑफ विटनेस हु आर इन प्रिजन, जो प्रिजन में है उनको अगर एज ए विटनेस बुलाना है तो क्या होगा, तो कोर्ट जो ऑफिसर इंचार्ज होगा प्रिजन का उसको समन भेजेगा, और उस ऑफिसर इंचार्ज की ड्यूटी है कि वो उस प्रिजनर को कोर्ट में अपीयर कराए। लेकिन अगर अ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो प्रिजनर है वो कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करेगा। और वो कौन से ऑर्डर हैं, अगर कोई मेडिकल ऑफिसर है उसने बोला हुआ है कि प्रिजनर को रिमूव नहीं करना क्योंकि वो सिक है या इन्फर्म है, या फिर उस प्रिजनर को रिमांड पे रखा हुआ है, या फिर उस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी केस में उस विटनेस को उस आदमी को लेके, ठीक है। या फिर लगता है कि इतने हम इसको अगर ऑफिस इंचार्ज को लगता है कि जितने हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे और वापस लाएंगे इतने इसका जो टाइम है प्री डिटेनमेंट का वो एक्सपायर हो जाएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोई और ऑर्डर हैं उसकी वजह से तो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करेगा और कोर्ट को विद रीज़न स्टेटमेंट भेजेगा कि क्यों हम उस जिसको आपने एज ए विटनेस बुलाया हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। और अ, तो अब इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई हमने पढ़ा ना, स्टेट गवर्नमेंट भी किसी कुछ गाइडलाइंस दे सकता है कि उन प्रिजनर को मतलब जेल से रिमूव नहीं किया जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट ये 3 फैक्टर को कंसिडर करके ही ऐसे ऑर्डर करता है। या तो ये स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उसको रिमूव करने से कुछ पब्लिक डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, या फिर मतलब जो भी है उसका जो ऑफेंस का नेचर है वो सब कंसिडर करके स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है कि पर्टिकुलर प्रिजनर को जेल से रिमूव नहीं करना, ठीक है। और अगर ऐसा कोई प्रिजनर है जिसको जेल से रिमूव नहीं करना तो उसके केस में प्रोविज़न है कि कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है और कमीशन पे उसके एविडेंस ले सकता है, ठीक है। तो ये था ऑर्डर 16A। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।